नमस्कार दोस्तों, केसर क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो हम पिछली क्लास में जो पिछली क्लास थी उसमें गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियमों के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम अगले टॉपिक जो गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं उन प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए कल जो हमने पढ़ा था उनका एक बार शॉर्ट रिविजन हो जाए। तो हमने कल देखा था कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम थे वो थे कि जब कोई प्रकाश किरण अक्ष अक्ष के समांतर आएगी, जब कोई प्रकाश किरण अक्ष अक्ष के समांतर आएगी तो वो क्या है कि जब ये देखिए, आप यहाँ देखोगे जो ये इमेज है इसमें कि जब कोई प्रकाश किरण अक्ष अक्ष के समांतर आ रही है, ये वाली, और ये आई दर्पण से टकराई तथा दर्पण से टकराकर वो क्या हुआ कि जो फोकस बिंदु है इससे गुजर गई। तो कोई भी प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण पर अक्ष के समांतर आती है तो फोकस बिंदु से गुजर जाती है। इसी प्रकार ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। तो इन दोनों दर्पणों में वो 3 नियम थे, वो इस प्रकार थे। तो हम अपने अगले टॉपिक के बारे में देखिए। अगला टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, तो ये सीखने के लिए हमको जो वे गोलीय दर्पण है इनके परावर्तन के नियम है, तो वो सीख जाने पर हमें अगर वो याद है तो ये भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप उनको रिवाइज करना ज़रूरी है कि कोई भी प्रकाश किरण अक्ष अक्ष के समांतर आती है तो वो दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से गुजर जाती है। अगर यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आती है तो दर्पण से टकराकर अक्ष अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा प्रकाश किरण केंद्र से यानी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तथा दर्पण से टकराकर वापस उसी पथ पर लौट जाती है। ये गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम है, यानी गोलीय दर्पण पर प्रकाश किरण के परावर्तित होने के नियम है। तो इनसे आगे जब अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं तो उनके बारे में देखिए। जो अवतल दर्पण है इसके द्वारा 6 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो आप देखोगे कि जो यदि कोई वस्तु हम दर्पण के सामने, यानी कोई भी वस्तु हम अवतल दर्पण के सामने, देखिए अवतल दर्पण यहाँ पे ये होगा, तो अवतल दर्पण के सामने यदि अनंत पर रख दिया जाए, कहाँ पे, अनंत पे, यदि कोई वस्तु अनंत पर रख दी जाए तो वो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अवतल दर्पण में कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा फोकस बिंदु पर। कहाँ पे बनेगा, फोकस बिंदु पर। देखिए आप देख रहे होंगे कि जो इमेज फर्स्ट है ए वाली, उसमें कोई भी वस्तु क्या है, अनंत पर है। अनंत पर है तो वो क्या हुई, जब अनंत से कोई प्रकाश किरण आई और टकराई तो आपने देखा था कि जब कोई प्रकाश किरण अक्ष अक्ष के समांतर आती है तो फोकस बिंदु से गुजर जाती है। तो यहाँ पे भी ये जो प्रकाश किरणें हैं वो आ रहे हैं और दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से गुजर रहे हैं। तो ये जिस बिंदु पर कट रहे हैं तो इनका कटान बिंदु क्या होगा, प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो ये कहाँ पे कट रहे हैं आपस में, तो ये फोकस बिंदु पर आपस में कट रहे हैं। इसी प्रकार यदि कोई बिंब या वस्तु वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र आप देखिए ये वाला, यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है, ये है। तो आप देख रहे हैं कि जो वक्रता केंद्र है इसके परे, यानी वक्रता केंद्र से दूर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यदि वस्तु रख दिए जाए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यदि कोई वस्तु रख दी जाए तो वो क्या होगी, वो प्रकाश किरण वहाँ से आएगी और दर्पण से टकराएगी तो फोकस से निकलेगी, ठीक है। और दूसरी यहाँ से एक किरण और निकाला जाता है तो वो वक्रता केंद्र से निकाली जाती है। तो आपको बताया था कि जब वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण आती है तो वापस वो उसी पथ पर लौट जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों जो किरणें हैं इनके कटान बिंदु ए डैश, इनके कटान बिंदु है ए डैश। तो ए डैश पे यहाँ क्या बनेगा, इनका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तथा वस्तु से छोटा बन रहा है,
वस्तु कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये कटान बिंदु है, ये वास्तव में कटान बिंदु है, यानी हकीकत में वास्तव में हमको आपस में कटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये नज़र आ रहे हैं तो हम आप इनको क्या बोलेगी, जो वास्तव में प्रकाश किरणें आपस में काटे तो उनको हम उन प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं। तो इन जिन प्रतिबिंबों को हम पर्दे पे उतार सकते हैं वो कौन से प्रतिबिंब कहलाते हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो तीसरा सी वाला है, इसमें देख रहे हैं आप कि जो ये प्रकाश किरण है ये क्या है, वक्रता के अंदर पर है। कहाँ पे है, वक्रता के अंदर पर है। तो वक्रता के अंदर से कोई भी प्रकाश किरण आई अक्ष के समांतर, तो आपको बताया था प्रकाश यानी गोलीय दर्पण से परावर्तन नियम है कि अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश किरण तो फोकस बिंदु से गुजरेगी। और आपको बताया था यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप दोनों किरणों को देखेंगे तो ये किस बिंदु पर कटती हुई नजर आ रही है आपको, तो ये आपको ए डैश पे कटती हुई नजर आ रही है। तो आप देख रहे होंगे कि जो ए डैश है यानी ये वाला बिंदु है, ये क्या यहाँ पे करते हुई नजर आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा कि जो प्रकाश किरणें को प्रतिबिंब बन रहा है, जो ए बी है वस्तु उसका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। तो ये क्या बन रहा है, इस वस्तु के बराबर का बन रहा है तथा उल्टा बन रहा है तथा वास्तविक बन रहा है। तो कैसा कैसा बन रहा है, बराबर, वास्तविक, उल्टा। तो आप देख रहे होंगे कि जो आप यानी वक्रता केंद्र पर यदि कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब बराबर, वास्तविक और उल्टा बनता है अवतल दर्पण से। कौन से दर्पण से, अवतल दर्पण से। ठीक है। तो अब देखते हैं जो चित्र डी है, इमेज डी है, इसमें देख रहे हैं आप कि वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में यदि कोई वस्तु रख दी जाए, यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में यदि कोई वस्तु रख दी जाए, आप देख रहे हैं जो ए बिंदु है ये क्या है, यहाँ पे कोई ए बी वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र और एफ फोकस बिंदु के बीच में। तो ये बिंदुओं के बीच में रखी है तो ये अक्ष के समांतर ये रेखा गुजरी और फोकस बिंदु से गुजर गई तथा ये क्या हुई, वक्रता केंद्र से। आप दर्पण पे वक्रता केंद्र के दिशा में गुजारोगे तो आप क्या करोगे, दर्पण से टकराकर वक्रता केंद्र की दिशा में आ रहा है, वक्रता केंद्र से गुजर रहा है। तो ये आपस में क्या है, ये किस बिंदु पर कट रहे हैं, उसी बिंदु पर हमको जो प्रतिबिंब है वो प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये प्रकाश किरणें आपस में किस बिंदु पर काट रहे, ए डैश बी डैश पर, तथा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा और वास्तविक। और वस्तु कितनी है, छोटी, जबकि प्रतिबिंब क्या है, बड़ा। तो आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और एफ पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा, उल्टा। ये देखिए यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब बनता है छोटा, छोटा वस्तु है, जबकि प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तथा कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे। आप इनको बारे में एक सारणी आगे है जो आपको उसमें पूरी डिटेल मिलेगी। तो आपको बस यहाँ पे चित्र को ध्यान में रखना है। और ये चित्र कहाँ कैसे ध्यान में रहेंगे, जो आपको गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम थे वो पिछले जो स्लाइड है उसमें बताया था। तो उनसे अगर आपको वो याद है तो ये चित्र भी आपको आसानी से याद होगी तथा ये चित्र भी याद होगी तो आपको सारणी भी जो आगे है आने वाली है वो आपको आसानी से याद होगी। तो आपको जो ये चित्र है ठीक है। तो अगला देखते हैं हम, यदि कोई यहाँ पे ये देखो, आप देख रहे हैं कि जो एफ है यानी फोकस बिंदु पर वस्तु को रख दिया जाए तो क्या होगी, तो कोई अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गुजरेगी, दर्पण से टकराएगी और फोकस से गुजरेगी। ठीक है। और दूसरा नियम आपने एक और पढ़ा था कि जो कोई प्रकाश किरण है वो क्या है, यदि वक्रता केंद्र से गुजर रहे हैं तो परावर्तन के बाद वे अपने पुनः पथ पर लौट आती है। तो आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे होगी कि जो किरणें दोनों है, दोनों किरणों आपस में कहाँ पर करती हुई नजर आ रही है आपको। तो आप देख रहे हैं कि आपको ये कहीं पर भी लगभग पैरेलल यानी समांतर किरणें नजर आ रहे हैं। तो समांतर किरणें नजर आ रही है तो इसके कारण ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको, आभास भी नहीं हो रहा, ना ही दर्पण के आगे ना ही दर्पण के पीछे।
तो आप इनको क्या दोगे, क्योंकि यदि कोई वस्तु फोकस बिंदु पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। तो आप देखोगे तो ये पता नहीं कहाँ पे जाके मिलेगी किरणें। तो हम क्या बताएंगे, ये जो प्रतिबिंब है हमारा, इमेज है, वो कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी अनंत पर। तथा कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। जो जबकि आप देखो, यहाँ देखोगे आप, अगला जो नेक्स्ट इमेज है वो है एफ। तो आप इसमें देख रहे होगे यदि प्रतिबिंब कहाँ कैसे बन रहा है, तो आप इसमें बिंब को कैसे रखा है, तो आप इसमें बिंब को, जो वस्तु है, यानी जो वस्तु है कोई भी, तो उसको आपने वक्रता केंद्र, जो वस्तु है उसको आप फोकस बिंदु तथा ध्रुव पी, फोकस बिंदु एफ तथा ध्रुव पी के मध्य रखा है। तो आपने देखा है कि कोई भी प्रकाश किरण दूर पर आती है तो अपवर्तन के बाद बराबर की आपतन कोण और परावर्तन कोण के साथ, समान कोण के साथ गुजर जाती है। तथा दूसरा जो आपने नियम पढ़ा था वो देखा था कि जो कोई भी प्रकाश किरण है, कोई भी प्रकाश किरण है, वो यदि वक्रता केंद्र की दिशा से आती हुई और दर्पण से टकराती है तो वापस भी वक्रता केंद्र की ओर लौट जाती है। तो इसमें भी आप देख रहे होगे, तो ये क्या आपस में जो ये बिंदुएं है, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, दूर दूर हो गई। दूर दूर हो जाने से आपको ये कहीं पे मिलती हुई नजर आएगी क्या, या आपको मिलती हुई कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। लेकिन हम अगर एक तरफ दर्पण के पीछे देखें तो हमको अगर इनको मिलाया जाए तो आभास होती है, हमको दर्पण के पीछे मिलती हुई आभास होती है। आप देख रहे होगे यहाँ पे जो बिंब है यानी वस्तु है, वस्तु की लंबाई है वो प्रतिबिंब से कम है, तो प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बनेगा, बड़ा तथा सीधा बन रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तथा आप ये देख रहे हैं कि वास्तव में प्रकाश किरणें काट नहीं रही है, तो ये क्या है, आभास हो रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो आपको ये चित्र समझ में आ गए तो आपको जो सारणी है, यहाँ से अक्सर बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इनको ध्यान में रखोगे कि एक तो ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला, जो ये 3 4 है, ये ऐसे ऐसे, एक ये देखिए, इनसे अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिससे कि काफ़ी बच्चों को ये चित्र नहीं पता होता है और वो इन आंसरों को नहीं कर पाते। कई कई बार कभी कभी रॉन्ग आंसर भी कर देते हैं। तो आपको मेरा कहना यह है कि जो आपको अगर ये चित्र थोड़ी बहुत भी झिझक है, आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, तो आप क्या करोगे, जो पिछली वाली स्लाइड थी उसमें पर गोले दर्पण द्वारा परावर्तन के नियम है उनको याद कर लीजिए। आप उनको समझ के इन चित्रों को भी आप वापस बना सकते हो, आप इन चित्रों को भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम अगली स्लाइड है, तो आप इसमें देखोगे, इसमें आसानी से समझ में आएगा। जो अगर आपको वो समझ में आया है तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप देख रहे हैं कि यदि बिंब या वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी, फोकस एफ पर। यदि बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी, एफ पर। तथा प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, छोटा होगा, यानी बिंदुवत साइज बन रहा था। जब अनंत पर थी कोई वस्तु तो उसका आकार कैसा बन रहा था, फोकस बिंदु पर बन रहा था, यानी बिंदु आकार का सबसे छोटा, अत्यधिक छोटा। आपको एक और बात बताई थी कि जो अवतल दर्पण है उससे जो 5 स्थिति है उनमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तथा उल्टा बनता है, जबकि एक स्थिति थी जिसमें आभासी तथा सीधा बनता था। तो इससे आगे जो हमने देखा था कि सी से परे यानी अनंत और सी वक्रता केंद्र के बीच में यदि कोई वस्तु है या बिंब है तो हमारे पास प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा फोकस बिंदु एफ तथा वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस बिंदु एफ तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तथा प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, छोटा होगा। छोटा होगा तो आपने देखा था कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो कैसी थी, कि वो क्या था, एक तो वास्तविक था, वास्तव में प्रकाश किरणें कटती हुई नजर आ रही थी, तथा वो कैसा था, उल्टा था। तो आपको अगर वो पिछले वाले जो इमेज है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कैसे बनाए थे, अगर वो याद है तो आपको ये
आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको लगभग हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछने को बहुत सी बार आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अब देखते हैं अगली स्थिति पर। यदि बिंब हमारा वक्रता केंद्र सी पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वो भी सी पर बनेगा। तो अगर आपको याद रखने के लिए देखिए, ये वाला जो स्थिति है ये वाला आपको आसान बनाएगी याद रखने के लिए। तो आपको याद रखना है कि यदि सी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर। यदि बिंब कहाँ पे है, सी से परे, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस बिंदु और एफ और सी के बीच में, ठीक है, छोटा बनेगा। अगर सी से परे है बिंब सी से परे है तो प्रतिबिंब का साइज छोटा, और सी से आगे यानी दर्पण की तरफ है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। यह आपको याद रखने का बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। और तो आप देखिएगा, यदि सी पर प्रतिबिंब है तो आपका प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, समान होगा, तथा प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। अगली स्थिति देखेंगे कि बिंब की स्थिति सी व एफ के बीच यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी सी से परे यानी सी से दूर और अनंत के बीच में, सी तथा अनंत के बीच में बनेगी यानी सी से परे। तो आपको बताया था अभी मैंने कि सी से परे बनेगी तो आप क्या करेंगे, बड़ा बनेगी, साइज कैसी बनेगी, बड़ा बनेगी। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टी, कैसी, वास्तविक व उल्टी। चौथा यानी पांचवा जो स्थिति है वो है एफ पर। यदि एफ पर वह बिंब वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट वाला है वो 5 वाले के समान है, यानी जो पहला और पांचवा प्रतिबिंब है वे आपस में एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे अत्यधिक छोटा था बिंदुवत, यहाँ पे बड़ा है, वहाँ पे वास्तविक तथा उल्टा था, यहाँ पे वास्तविक तथा उल्टा रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यदि हमारे पास ये यानी बिंब वस्तु फोकस बिंदु एफ व दुरुपी के मध्य है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। आपने देखा होगा कि एक स्थिति उसमें कहाँ बन रहा था, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे बन रहा था तो वो कैसा बन रहा था, आभासी। और कैसा बन रहा था, सीधा सीधा बन रहा था। तो वो साइज में कैसा था, वो बड़ा था, बहुत बड़ा था ना। तो आप देखोगे कि जो पिछले वाली स्लाइड थी यानी ये वाली, देखिए ये वाली, इसमें आपको आसानी से जो ये चित्र है अगर ये समझ में आए तो आपको जो ये वाली साइन है ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आपको यह बहुत अच्छे से याद करना है ताकि आपको जब भी एग्जाम में मिले तो आपको देखने को मिले। तो जो अवतल दर्पण है उससे हम प्रतिबिंब देखें तब देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना देखेंगे, हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण से 2 प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं, 2। तो इनसे भी हम देखेंगे यदि वस्तु अनंत पर है, कहाँ पे है, यदि वस्तु अनंत पे है तो वस्तु अनंत पे है तो प्रकाश किरणें अनंत यानी अक्ष के समांतर आएगी। अक्ष के समांतर आएगी तो वो क्या होगी, जो उत्तल दर्पण है वो क्या प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश किरणें फैल रही है तो हम अगर इनको दर्पण के पीछे मिलाते हैं यानी काल्पनिक रूप से मिलाते हैं तो हमको आभास होता है कि यहाँ पे ये कहाँ पे मिलेगी जाके दोनों किरणें, ये किरणें आपस में जाके फोकस बिंदु एफ पर आपस में करती है यानी मिलती है या प्रतिच्छेदी करती है। तो इनका प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है तथा कैसा बनता है, फोकस बिंदु पर। यदि प्रकाश यानी वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, एफ पर। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बिंदुवत। लेकिन इसमें कैसा बनता है, इसमें सीधा बनता है, ठीक है। और इस दर्पण को हम अभी अपसारी भी बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी। सेकंड वाला चित्र है उसमें देखेंगे आप कि कोई भी वस्तु है यानी अनंत के अलावा, अनंत और दुरूपी के बीच में अगर कहीं पे भी आप रखोगे वस्तु को तो आप देखोगे कि अक्ष अक्ष के समांतर जाएगी तो क्या होगी, फोकस बिंदु से गुजरती है। तो ये क्या है, ये है उत्तल दर्पण। तो ये क्या प्रकाश किरणों को फैला देता है तो ये हमको मिलती हुई आभास होगी फोकस बिंदु से। तो आप देख रहे होंगे जो किरण है यानी ये वाली किरण है कोई भी, ये आई और फोकस बिंदु से गुजर गई, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे कि जो प्रकाश किरण है यदि वो वक्रता केंद्र से गुजर रहे हैं, ये देखिए
यानी वक्रता केंद्र से गुजरे है तो वो टकरा के दर्पण से कहाँ आएगी, वापस वक्रता केंद्र की तरफ आएगी। तो ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि जो दोनों प्रकाश किरणें हैं वो आपस में किस बिंदु पर कट रहे हैं, आपस में देखोगे तो आपको यहाँ पे करते हुए आपको नजर आएगी। आभास होगा, वो ऐसे वास्तव में तो बनता नहीं है लेकिन आभासी बनता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये प्रतिबिंब बन रहा है ये कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, पहले बात। दूसरी बात है कि जो ये है ये छोटा बन रहा है, वस्तु से कैसे बन रहा है, छोटा। तीसरा बिंदु है वो है कि कैसा बन रहा है, प्रकृति कैसी है इसकी, आभासी। कैसी है, आभासी। ठीक है, तो इसकी भी एक सारणी है वो देख लेते हैं। तो इसकी सारणी इस प्रकार है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वो देखिए। यानी बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बिंदु एफ पर दर्पण के पीछे होगी, तथा प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, अत्यधिक छोटा, बिंदु के साइज का। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी। और यदि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पीक के बीच है बिंब यानी कोई वस्तु, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी, एफ ध्रुव तथा एफ फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच में पी, यानी पी बिंदु ध्रुव तथा फोकस बिंदु एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। कैसा, और प्रकृति कैसी होगी, आभासी तथा सीधा। तो अगली स्लाइड में अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग है, जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि हमारी समय सीमा समाप्त होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जो वीडियो है इसको आपने देखा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसको देखें, तथा अपनी जो कैसे क्लासेज है इस पे अपने अनुभव को और आगे बढ़ाए तथा अपने नॉलेज को और बढ़ाए। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझोगे और आपको समझ में भी आएगा होगा इस क्लास से। तो अपनी इसी प्रकार हम लगभग 10-10 मिनट करके 2-3 दिन में आप हमारी क्लास आती रहेगी, और आपको थोड़े थोड़े करके हम अपना चैप्टर है वो पूरा कराते जाएंगे। तो आप से यही निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें अपने मित्रों को, दोस्तों को, जिससे वो भी इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं। तो यदि आप कुछ सीख पा रहे हैं तो वो भी कुछ इस वीडियो से सीख पाए। जय हिंद, धन्यवाद।